हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम मेड को देखते हैं जो एरिया से बोलती है, माय लेडी, आप इतनी ठंड में कहाँ जा रही? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही, आपको जल्दी वापस लौट आना होगा। एरिया बोलती है, ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। यह कहते हुए एरिया महल के बाहर निकल जाती है और चलते हुए सोच रही होती है, मुझे इस प्रॉब्लम से जल्दी ही निकलना होगा। इसके लिए मुझे उस नाइट ग्रेबियल से मिलना होगा। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात से लग रहा, कहीं मेरे गाने से लॉयड पागल ना हो जाए। मुझे उस बात को जल्द ही कंफर्म करना होगा। फिर एरिया की नज़र उस नाइट पर पड़ती है जो अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो नाइट एरिया को देखकर बोलता है, मिस, आप यहाँ क्या कर रही है? यह कहते हुए उस नाइट को उसके तलवार से चोट लग जाती है। इससे वह चिल्लाने लगता है। एरिया उसके पास आकर उसके हाथ को देखने लगती है और सोचती है, यह तो बहुत छोटी सी चोट है, मैं इसे आसानी से ठीक कर सकती हूँ। उस नाइट के खून की एक बूंद एरिया के पहने हुए नेकलेस पर पड़ती है, जिसकी वजह से उस नेकलेस से एक लाल रंग की एनर्जी निकलने लगती है। एरिया बोलती है, लगता है यह नेकलेस एक्टिवेट होने लगा। नाइट उसे बताता है, अगर कोई व्यक्ति जिसके पास कम दिव्य शक्ति हो वह इसे टच करे तो वह मर सकता है। मुझे लगता है कि आपको इसे गार्सिया पर छोड़ देना चाहिए। नाइट एरिया की आंखों को देखता है जो पूरी तरह गोल्डन हो जाती है। एरिया बोलती है, गोल्डन आंखें, क्या यह नेकलेस किसी के पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है और इसे पहने हुए व्यक्ति को उस पावर को यूज करने की अनुमति देता है? एरिया यह बात नाइट को पूछती है। नाइट बोलता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। फिर वह नाइट और एरिया महल में वापस आ जाते हैं। एरिया नाइट को देख रही होती है। नाइट एरिया से पूछता है, मेरा एक सवाल था, क्या आप मुझे उस नेकलेस को दे सकती हैं? एरिया बोलती है, लेकिन क्यों? नाइट बोलता है, मैंने आपको बताया था, मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत कठिन होता होगा क्योंकि उसके पास बहुत कम दैवीय शक्ति है, जिसकी वजह से वह बहुत कम लोगों की मदद कर पाती है। एरिया सोचती है, अच्छा मैं समझी। यह नाइट ग्रेबियल बहुत नीचे स्थान से आया है। जब उसे इस नेकलेस के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि वह इसे वेरोनिका को दे दे, लेकिन मैंने उसे बताया था कि यह नेकलेस बहुत खतरनाक है। एरिया नाइट को बोलती है, क्या तुम ऐसा चाहते हो कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूं जो सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर ले और मेरी फैमिली को मार दे? क्या मरने के बाद कोई व्यक्ति उस चीज से संतुष्ट हो सकता है? नाइट बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, कुछ समय तक मैंने सोचने समझने की क्षमता खो दी थी। एरिया सोचती है, क्या ऐसा इसलिए क्योंकि वेरोनिका के साथ कुछ बुरा हुआ था? नाइट बोलता है, इसके विपरीत, अगर मैं आपको कुछ ऐसी चीज दूं जो किसी दूसरे व्यक्ति के एनर्जी को छीन लेता है और उसे अपना मानकर उसका इस्तेमाल करने लगता है। एरिया पास्ट में सोचने लगती है कि उसने ऐसा ही किया होगा, वेरोनिका को बिना सोचे समझे यह नेकलेस दे दिया होगा क्योंकि वह उसका एक वफादार कुत्ता बन गया था। लेकिन दिव्य शक्ति रखने वाला व्यक्ति का ब्लड कैसे मिल सकता है? रुको, जब पिनेटा में वार हुआ था तो बहुत सारे पुजारियों की मौत हुई थी। उस समय केवल उनकी हड्डियां ही पाई गई, उनकी एनर्जी और खून उनके शरीर से निकाल लिया गया था। यह किसी इंसान का काम तो नहीं हो सकता और इस वजह से सभी लोग समझने लगे कि यह डिमोन का काम है। किसी ने कभी भी इसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन इसी दौरान देवी शक्ति अचानक प्रकट हुई और वेटिकन से पिनेटा तक फैल गई। इसके पीछे केवल एक ही व्यक्ति का हाथ था, सेंट वेरोनिका, जो इन सब के लिए जिम्मेदार है। एरिया बोलती है, क्या एंजल सेंट के साथ मिलकर निर्दोष लोगों की जान लेते हैं? नाइट बोलता है, कृपया सेंट के बारे में बुरा ना बोले, वो नहीं चाहती कि निर्दोष लोगों की जान जाए। एरिया नाइट को बोलती है, क्या तुम सेंट की बात तब भी मानोगे जब वह बुरा काम करेगी? नाइट बोलता है, क्या आप मेरी आस्था का अपमान कर रही है? एरिया बोलती है, ग्रेबियल, मैंने तुमसे कहा था कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस पर कभी संदेह मत करना। नाइट बोलता है, ठीक है, लेकिन आप सेंट के बारे में बुरा मत बोले। एरिया सोचती है, उसे वेरोनिका पर बहुत विश्वास है। एरिया बोलती है, लेकिन लोग जिसे चाहते हैं उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। नाइट बोलता है, इसका क्या मतलब? एरिया बोलती है, तुम्हारी सेंट कोई भगवान नहीं है,
वह भी एक इंसान है जो ऐसा कर सकती है। नाइट बोलता है, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा कहेंगी। एरिया सोचती है, क्या उसे मुझ पर विश्वास नहीं? लगता है मैं पहली व्यक्ति हूँ जिसने उससे ऐसा कहा। मैं तो बस उसे सच कहना चाहती हूँ। फिर हम एरिया को उसके सपने में ओशियन में देखते हैं। एरिया सोचती है, आखिर मैं पानी में कैसे पहुँच गई? और क्या मैं सांस ले सकती हूँ? फिर वह अपने सामने अटलांटिस को देखती है। वह सोचती है, क्या यह अटलांटिस है? और यह महल जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, वह अभी भी यहाँ है और मैं उसे आसानी से देख सकती हूँ। वह उस महल के अंदर चली जाती है। महल के अंदर उसे एक जादुई बॉक्स मिलता है। फिर अचानक वह महल टूटने लगता है। फिर एरिया अपने सपने से उड़ जाती है। एरिया सोचती है, आखिर वह कैसा सपना था? मुझे अभी भी डर लग रहा। एरिया अपने हाथ को देखती है। वह देखती है कि उसके हाथ में वही जादुई बक्सा होता है। एरिया सोचती है कि आखिर मैंने इस बॉक्स को क्यों उठाया। वह अपने दूसरे हाथ को देखती है जिसमें एक बड़ा मोती जो अटलांटिस का मैप होता है वह होता है। एरिया बोलती है, चलो इसके बारे में बाद में सोचते हैं, पहले तो मुझे अपने चोट को ठीक करना होगा। लेकिन इसके लिए मुझे उस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहती। लेकिन इसके बजाय मैं उस जादूगर के पास गई तो वह इस बात को राज रखेगा। लेकिन उसके पास तो कोई हीलिंग पावर है ही नहीं। आखिर मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? फिर उसे याद आता है, क्यों ना दैवी शक्ति इस्तेमाल किया जाए। क्या वह नेकलेस मेरे चोट को ठीक कर सकता है? क्यों ना इसे आजमाया जाए। यह कहते हुए एरिया उस नेकलेस को वापस पहन लेती है। उस नेकलेस को पहनते ही एरिया की चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है। एरिया सोचती है, मुझे लगा नहीं था कि यह काम करेगा, लेकिन मेरी चोट बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो कोई भी इस दैवी शक्ति की वजह से पुजारी बन सकता है। मुझे लगता है कि यह काफी आसान है क्योंकि यह सीरीन के गाने और उन जादूगरों के मैजिक से भी ज्यादा आसान है। लेकिन यह बहुत आश्चर्य की बात है। अगर मैं दैवी शक्ति को किसी से तुलना करूँ तो मैं कहूँ कि यह किसी कलाकृति पर उकेरे गए जादू की तरह है जो कोई भी आसानी से यूज कर सकता है। एरिया सोचती है, चलो छोड़ो, मुझे इसके बारे में और ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिर वह उस बॉक्स को देखती है और बोलती है, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा कि आखिर यह कैसे खुलता है। फिर हम लाइब्रेरी में विंसेंट और एरिया को देखते हैं। विंसेंट बोलता है, मैं 4 साल से यही सोच रहा हूँ, आखिर आप उस नाइट को मिस्टर एंजल क्यों बोलती हैं? वह तो उस समय उतना खूबसूरत भी नहीं था, लेकिन अब वह एक बड़ा मांसल गठीला आदमी बन गया है। एरिया बोलती है, तो तुम इसे 4 साल से सोच रहे हो? विंसेंट फिर बोलता है, क्या आपको नहीं लगता कि मैं ज्यादा एंजल टाइप का लगता हूँ? एरिया उसकी बातों को सुनकर गुस्सा होने लगती है और सोचती है, आखिर यह इतना बेवकूफ कैसे है? क्या मुझे इससे मदद नहीं मांगनी चाहिए? फिर विंसेंट बोलता है, चलो इस बात को छोड़िए, आप मेरे पास क्यों आई हैं? आपको देखने से ऐसा लग रहा इसके पीछे कोई बड़ा कारण है। एरिया उसे उस बॉक्स को देती है। विंसेंट उस बॉक्स को देखकर बोलता है, आमतौर पर इस तरह के बॉक्स में इधर उधर बटन दबाने पर एक पहेली निकलती है। फिर विंसेंट उस बॉक्स में एक बटन दबाता है। फिर उसमें से एक नोट निकलता है जिसमें सॉन्ग पर आधारित कोड लिखा होता है। विंसेंट उस कोड को देखकर बोलता है, मुझे यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, यह एशियन लैंग्वेज में लिखा है। एरिया उसकी तरफ देखकर सोचती है, आखिर उसे कैसे पता कि यह एशियन लैंग्वेज है? क्या वह सच में एक जीनियस है? विंसेंट एरिया से पूछता है, क्या आप जानते हैं कि यह किस युग का है? अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं कुछ सुराग ढूंढ लेता। एरिया उसे बताती है, यह कम से कम 1500 साल पुराना है और यह अटलांटिस से है। विंसेंट आश्चर्य के साथ एरिया को पूछता है, आखिर आपके हाथ इतनी अनमोल चीज कैसे लगी? आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मुझे इसके बारे में बताइए। एरिया विंसेंट को बताती है, यह मुझे ओशियन में मिला। वह बोलती है, मुझे पूरा यकीन है आपने इसके बारे में कभी सुना ही होगा। मुझे हाल ही में अटलांटिस का एक नक्शा भी मिला है। विंसेंट उसे बोलता है, हाँ मुझे पता है कि आपको एक नक्शा मिला है, लेकिन मुझे लगा कि यह फेक है। एरिया बोलती है, नहीं वह रियल है। पूर्वजों का कहना है कि अटलांटिस सीरीन का घर होता है, शायद इसीलिए मैं अपने सपने में जाकर उस बॉक्स को ले पाई। विंसेंट उसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है और बोलता है, हाँ ऐसा हो सकता है।
एरिया उसे बोलती है, क्या तुम इस बात को छुपा कर रखोगे? विंसेंट बोलता है, ठीक है, मैं इसे किसी को नहीं बताऊंगा और मैं इस बॉक्स का राज खोल कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हम नाइट को देखते हैं, जो चर्च में प्रेयर कर रहा होता है। अचानक वहां एरिया आती है। एरिया उसे देखकर सोचती है, मैंने उसका चेहरा इतना चिंतित होते नहीं देखा। यह उसके पूरे चेहरे पर दिख रहा है। एरिया नाइट को पूछती है, आखिर क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रहे हो। नाइट एरिया से बोलता है, आपने जो उस दिन बात कही, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। एरिया अपने मन में सोचती है, उसने जरूर वेरोनिका से यह पूछा होगा और जानने की कोशिश की होगी कि वह इसके बारे में क्या सोचती है। एरिया नाइट से बोलती है, आखिर उसने क्या कहा? नाइट बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने बस उनसे यही पूछा कि मेरी दैवी शक्ति कैसे बढ़ सकती है। फिर एरिया पूछती है, तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम फालतू के सवाल पूछ रहे हो। उसने यह नहीं कहा कि वह दैवी शक्ति बढ़ाने के तरीके के बारे में खोज रही है, लेकिन वह मुझसे इस बारे में लगातार सवाल करती रहती है। एरिया उसे देखकर सोचती है, लगता है यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वेरोनिका के साथ छोड़ने के बाद ग्रेवियल का उस पर भरोसा उतना मजबूत नहीं रह गया। लेकिन अगर यह घटना उसके एबल्ट होने के बाद घटी होती, तो उसका इस हद तक ब्रेन वॉश हो चुका होता कि वह यह मानने लगता कि सूर्य पश्चिम से उगता है और वह वैसा ही व्यवहार करता जो उसने मेरे पास्ट की लाइफ में किया है। लेकिन मैं ऐसे बैठ नहीं सकती, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एरिया नाइट को बोलती है, वह तुमसे मिलने आने वाली है। नाइट पूछता है, लेकिन क्यों? एरिया उसे बोलती है, वह ऐसे बैठ नहीं सकती। फिर एरिया को टेलीपैथ से लॉयड की आवाज सुनाई देती है, आखिर तुम कहाँ हो? लॉयड पूछता है। एरिया उसकी बातों को गौर से सुनने लगती है। लॉयड बोलता है, मैं रॉयल प्लेस जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ किंग ने कुछ घटिया चाल चली है। नाइट उसे अपनी बातें बता रहा होता है, लेकिन एरिया उसकी बातों को नहीं सुनती और उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है। फिर वह लॉयड की बातों को ध्यान से सुनने लगती है। लॉयड एरिया से बोलता है, क्या तुम प्रेयर रूम में हो? क्या तुम उस नाइट के साथ हो? तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। फिर चर्च का दरवाजा खुलता है और अगले ही पल लॉयड एरिया और नाइट के सामने होता है। लॉयड उन दोनों को देखता है। एरिया और वह नाइट लॉयड को देखते हैं। एरिया सोचती है, यह तो ऐसा लग रहा कि मैंने उसके साथ धोखा किया है। लॉयड धीरे से मुस्कुराता है और गुस्से से बोलता है, मुझे पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था। नाइट लॉयड को बोलता है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम केवल बात कर रहे थे। लॉयड बोलता है, मुझे नहीं। फिर लॉयड उन लोगों के करीब आते हुए बोलता है, लेकिन मैंने अभी अभी इस बात की पुष्टि की है। मुझे पूरा यकीन है कि उन खूबसूरत आंखों को वापस पाना काफी मुश्किल रहा होगा और तुम फिर उसे गंवाना नहीं चाहते, सही ना? और अगर तुम किसी चीज का पीछा करने के बारे में सोच रहे हो, तो वह तुम्हारे पहुंच से बाहर है। इन्हें खुद ही खोद कर निकालो, इससे तुम अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करने में कहीं और बेहतर हो पाओगे। नाइट लॉयड को बोलता है, नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। फिर एरिया सोचती है, आखिर मैं उसे कैसे समझाऊं? क्या मुझे इस नेकलेस को दिखाकर उसे इसके बारे में बताना होगा? ऐसा करते हुए वह नेकलेस को दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक नाइट उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, आप ऐसा नहीं कर सकती, आपने कहा था कि हम इसे किसी को नहीं बताएंगे। एरिया सोचती है, क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसे तो तुम और भी गलतफहमी पैदा करोगे। लॉयड एरिया के हाथ को छुड़ाने के लिए नाइट का हाथ जोर से पकड़ता है, जिसकी वजह से नाइट की कुछ हड्डी टूट जाती है। नाइट बोलता है, कोई बात नहीं, मैं इसे अपनी दैवी शक्ति से ठीक कर लूंगा। लॉयड एरिया से पूछता है, आखिर वह किस बारे में बात कर रहा था? एरिया उसे बताती है, कुछ भी नहीं, बस ग्रेवियल को यह चिंता है कि कोई व्यक्ति जिसे वह अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता है, उसे कष्ट हो रहा है। बस यही बात है। लॉयड बोलता है, अच्छा ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन मैं उस पर कैसे यकीन करूं? फिर लॉयड उसका हाथ पकड़कर एरिया को अपने साथ ले जाता है। फिर हम लॉयड को उसके ऑफिस में देखते हैं। लॉयड एरिया को बताता है, हीरो का बंटवारा काफी अच्छा रहा। रॉयल फैमिली इस पर गबन का काम कर रही थी। एरिया सोचती है, तो क्या हीरे का कोई केस ही नहीं था, तो केवल किंग की चाल थी।
एरिया लॉयड को पूछती है, लेकिन उसे इस हीरो से क्या फायदा? लॉयड उसे बताता है उसका असली मकसद हीरा नहीं था, कुछ और था। चलो इस बात को छोड़ो। किंग के लगातार लिखे हुए पत्र को अनदेखा करने के बाद मैं यह सोच रहा था कि वह आजकल इतना शांत क्यों है। उसने किसी को हीरे चुराने के लिए जरूर कहा होगा, ताकि वह मात्रा कम होने पर वैलेंटाइन को दोषी ठहरा सके। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि वह इतना नीच हरकत करेगा। एरिया बोलती है, मुझे लग रहा कि वह तुम्हें ऐसे ही नहीं बुला रहा, इसके पीछे कोई तो उसका मकसद है। लॉयड बोलता है, इससे उसे कोई फायदा होने वाला नहीं है, वह मुझसे कभी भी नहीं जीत सकता। एरिया सोचती है, यह बिल्कुल सही है, किंग कभी भी लॉयड से नहीं जीत सकता। मेरी पास्ट लाइफ में भी लॉयड से वह हार गया था, लेकिन कुछ भी हो, मैं लॉयड को अकेले जाने नहीं दे सकती। एरिया लॉयड को बोलती है, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। लॉयड एरिया को बोलता है, मुझे बस उसके साथ कुछ काम निपटाना है। एरिया फिर उसे बोलती है, नहीं, मुझे अपने साथ ले चलो। लॉयड उससे पूछता है, क्या तुम हाई सोसाइटी में जाना चाहती हो? एरिया बोलती है, हाँ, अगर ज़रूरत हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि वो लोग मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकती। लॉयड बोलता है, चिंता मत करो, अगर ऐसा होगा तो मैं उन सबको मार दूंगा। एरिया सोचती है, मुझे पूरा यकीन है कि यही वजह है कि वह मुझसे नफरत करने के बावजूद कुछ भी नहीं कह सकते। एरिया लॉयड को बोलती है, क्या सही नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास अब बायोलॉजिकल फादर है। फिर हम दूसरे दिन एरिया लॉयड को एंजेलोस के महल में देखते हैं। लॉयड एरिया से बोलता है, फाइनली हम पहुंच गए, लेकिन हमारे साथ ये क्यों आया है? विंसेंट लॉयड को बोलता है, मैं तो बस यहाँ लाइब्रेरी रिसर्च के काम से आया हूँ। लॉयड उससे पूछता है, क्या वैलेंटाइन की लाइब्रेरी तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं थी? यह बात सुनकर विंसेंट अपनी तारीफों की फूल बांध रहा होता है। फिर वहाँ एंजेलो फैमिली का बुल्टर आता है। वह उन लोगों से बोलता है, फैमिली हेड आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे साथ चलिए। फिर वो लोग महल के अंदर जाते हैं। एरिया उस महल को देखकर सोच रही होती है, इस महल को कितने सिंपल तरीके से सजाया गया है। यह इस बात का प्रतीक है कि इस फैमिली के लोग अपनी ज़्यादातर संपत्ति गरीबों में दान कर देते हैं। फिर विंसेंट बोलता है, क्या यह महल है? यह तो किसी झोपड़ी से कम नहीं। एरिया उसके पैरों को मारते हुए बोलती है, चुप रहो। विंसेंट बोलता है, अब मुझे लग रहा कि यहाँ कोई किताब नहीं होगी। फिर उसे एंजेलो फैमिली का बुल्टर बोलता है, मैं आपको यहाँ की लाइब्रेरी दिखाता हूँ। विंसेंट बोलता है, क्या आप सच बोल रहे? वोल्टर बोलता है, जरा रुकिए, मैं किसी को बोल देता हूँ, वह आपको वहां ले जाए। फिर विंसेंट उस लाइब्रेरी की ओर चला जाता है और एरिया और लॉयड मेन हॉल की तरफ हेड से मिलने जा रहे होते हैं। एरिया और लॉयड के मेन हॉल पहुंचते ही फैमिली हेड उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जहां उस फैमिली का सेकंड सन भी होता है। वह अपने बारे में बताता है। वह बोलता है कि एल्डेस्ट सन तो यहाँ नहीं है, वह किसी मैटर में उलझा हुआ है। लॉयड बोलता है, कोई बात नहीं। फिर अचानक उस मेन हॉल में शांति छा जाती है। एरिया सोचती है, इतनी शांति, मुझे तो इसमें घुटन महसूस हो रही। फैमिली हेड लॉयड और एरिया को बताता है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सिल्वर रेड अभी भी जिंदा है। लॉयड पूछता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? करीबन 4 साल हो गए हैं, हम लोगों ने उन लोगों को खत्म कर दिया था। फैमिली हेड बोलता है, हाँ, मैं इस बात को समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे किसी आदमी ने उसका चेहरा देखा है। लॉयड पूछता है, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? फैमिली हेड बोलता है, हाँ, हो सकता है, लेकिन हमारे सर्वेंट्स में से जिसने उसे देखा है, वह उसे पूरी तरह पहचानता है। एरिया सोचती है, यह बिल्कुल असंभव है कि वह जिंदा है। हंस द विजार्ड, वह एक विशिष्ट सीवर चूहे के शिकार और अधीनस्थ के विपरीत बेहद अवसरवादी था। मैंने उसे पास्ट में मिटाने के लिए उस पर एक ब्रेन वॉशिंग जादू किया था, लेकिन अगर वह जिंदा है तो मेरे सॉन्ग ने उस पर काम नहीं किया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वह कैसे वापस आ सकता है? फैमिली हेड बोलता है, मेरे कुछ सिपाही विलेज में इसकी जांच कर रहे हैं। एरिया सोचती है, तो क्या इसका मतलब वह विलेज में छुपा हुआ है? क्या उसने गांव के मुखिया को मार दिया तो बाकी गांव के लोगों का क्या हुआ होगा? क्या उसने उन सभी लोगों को मारकर उनकी एनर्जी चूस ली होगी? और क्या हैंस उसके साथ है?
फिर फैमिली हेड बोलता है, मेरा एल्डेस्ट सन इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मैं बहुत सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद इसके बारे में आपको बताना चाहता था। अगर वह सीवर रेड जिंदा है, तो इसका सबसे बड़ा खतरा वैलेंटाइन पर हो सकता है। फिर हम विलेज में उस विज़र्ड को देखते हैं जिसका नाम हैंस होता है। वह बोल रहा होता है, मुझे तो मर जाना चाहिए था। 4 साल पहले मुझे सीवर रेड की तरफ से एक मिशन मिला था, जिसमें यह कहा गया था वैलेंटाइन के ड्यूकनेस का किडनैप किया जाए और वैलेंटाइन को एक ऐसे एंटीडोट के बारे में बताकर धमकाया जाए जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं इसके लिए ड्यूक के महल में घुस गया और मैंने देखा वहाँ एक लड़की केवल 10 साल की, जिसके बालों के रंग गुलाबी थे और जिसे जानवरों ने घेरा हुआ था। मैंने उसे मारने के लिए एक विशाल सर्प भेजा। उस सर्प का नाम क्राइमेरा था, जो जिसे भी काटता उसे धीरे धीरे लकवाग्रस्त कर सकता था और मार सकता था। मैंने उसे उस लड़की के पीछे छोड़ दिया और मुझे लगा कि वह मर गई है, इस मकसद से कि मैं उसका अपहरण कर लूंगा। लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था जब तक कि मैंने उसकी गाने नहीं सुन लिए। फिर मैं वापस लौटा तो मैंने देखा कि यहाँ सब कुछ सीवर रेट का तबाह हो गया है। यहाँ तक कि हेड मास्टर की भी मौत हो गई है। मुझे लगा कि सब कुछ तबाह हो गया है, तो मेरे मास्टर की भी मौत हो गई होगी। लेकिन मैं गलत था, वो अभी भी जिंदा थे। अब 4 साल हो गए, मैं अब भी जिंदा हूँ। लेकिन सीवर रेट को एक नई बॉडी की आवश्यकता है, जो कभी भी ना मरे। उसने मुझे आदेश दिया कि मैं उसे काइमेरा सर्प में बदल दूं। मेरे मास्टर जो सीवर रैट है, वह लगातार लोगों की एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहे हैं और अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। ऐसा कहते हुए विज़र्ड अपने मास्टर से मिलने जाता है, जो सीवर रेट होता है। सीवर रेट उसे बोलता है, आखिर तुम आ ही गए। विज़र्ड बोलता है, क्या हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपने सारी एनर्जी सोख ली है। सीवर रेट बोलता है, इतना जल्दी? अभी तो मैंने शुरू ही किया है। विज़र्ड बोलता है, लेकिन यहाँ तो कोई बॉडी नहीं है। सीवर रेड बोलता है, तुम मेरे लिए नए स्किन लेकर आओ, जो मेरे लिए उपयोगी हो। फिर हम वैलेंटाइन महल में एरिया को देखते हैं, जो रॉयल प्लेस जाने के लिए तैयार हो चुकी होती है। उसकी मेड उसे बोलती है, माई लेडी, यह आपका सोसाइटी डेब्यूट है। मैं इसका कब से इंतजार कर रही थी। एरिया सोचती है, मेरा हाई सोसाइटी में डेब्यूट, यह कितना अजीब लग रहा है। लॉयड पहले ही किंग से मिल चुका है और वह हीरो का केस भी फेक था। लेकिन आज पिन्नेटा का फाउंडेशन डे है। हर एक नोबल फैमिली इसमें आने वाला है। ऐसा लग रहा कि यह डेब्यूट से ज्यादा वार होने वाला है। मुझे लगता है कि गार्सिया का पुजारी भी यहाँ आने वाला है और वीरोनिका भी। फिर अचानक एरिया को लॉयड की आवाज सुनाई देती है। लॉयड दरवाजे पर आवाज कर रहा होता है। एरिया सोचती है, आखिर ऐसा कौन करता है जो पहले ही रूम के अंदर आ गया हो फिर भी आवाज लगा रहा हो। लॉयड एरिया को बोलता है, क्या हमें चलना चाहिए? एरिया लॉयड को बोलती है, आखिर तुमने आज व्हाइट क्यों पहना है? लॉयड एरिया को चिढ़ाते हुए बोलता है, मुझे लगा कि मैं आज एंजल की तरह दिखूंगा। लॉयड शर्माने लगता है, आखिर मैंने क्या बोल दिया? एरिया उसे देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है, ये तो सच में एंजल दिख रहा है। फिर हम एरिया और लॉयड को रॉयल प्लेस में इंटर करते हुए देखते हैं। हॉल के सभी लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं और सभी ओर शांति छा जाती है। एरिया उन लोगों को देखकर लॉयड को बोलती है, तो इस तरह तुम मेरी सेफ्टी के लिए चिंतित थे। क्या मुझे एंजेलो फैमिली से भी नहीं मिलना पड़ेगा? लॉयड बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। एरिया वहां आए लोगों को देखकर सोच रही होती है, मुझे लगा था कि जब लोगों को पता चलेगा कि मैं यहाँ आने वाली हूँ, तो वह लोग भेड़िए की तरह मेरे चारों ओर मंडराएंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा। लोग मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। फिर उनके पास एंजेलो फैमिली का सेकंड सन आता है और बोलता है, मैंने पहली बार किसी पार्टी में इतने मजे किए। एरिया उसे देखकर सोचती है, क्या मुझे टेलीपैथ का इस्तेमाल करके मेरे ब्रदर से बात करनी चाहिए? एरिया उसे बोलती है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इस पार्टी में बहुत सारा अटेंशन मिल सकता है अगर तुम अपने पार्टनर के साथ डांस करो तो। एंजेलो फैमिली का सेकंड सन बोलता है, आप पहले ये पूछ लीजिए कि मेरा कोई पार्टनर है भी या नहीं। एरिया उसकी बातें सुनकर शौक हो जाती है। वह उसे एक ड्रिंक देने की कोशिश करता है। सेकंड सन बोलता है, क्यों ना आप दोनों डांस करें। एरिया सोचती है, लेकिन मैंने तो कभी डांस नहीं किया।
एरिया उन्हें बताती है कि मुझे तो डांस आता ही नहीं। लॉयड यह सुनकर शॉक हो जाता है। वह बोलता है, क्या तुम्हें डांस आता ही नहीं? मुझे लगा था कि तुमने यह सीख लिया होगा। क्या यह मेरी गलती है? ठीक है, तो क्यों ना मैं तुम्हें यह सिखाऊं। फाइनली मैं तुम्हें तलवारबाजी के अलावा और कुछ सिखा रहा। मैंने सब कुछ सीखा है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एरिया सोचती है, तो क्या उसे अब भी वह बातें याद है? एरिया जैसे ही डांस के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, वैसे ही किंग वहां आता है। सभी नोबल फैमिली उसके सामने झुकने लगते हैं। लॉयड बोलता है, आखिर तुमने अपने हाथ पीछे क्यों हटा लिए? एरिया हंस पड़ती है। क्या उसे किंग के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता? फिर वो लोग डांस करने लगते हैं। फिर वहां किंग आता है और लॉयड को बोलता है, वैलेंटाइन फैमिली, मुझे याद नहीं कि मैंने कब तुम्हें इस सोशल इवेंट में देखा है। मेरे किंग बनने के बाद तो नहीं। एरिया किंग को देखकर अपने पास्ट लाइफ को सोचने लगती है। किंग ताली बजाते हुए बोलता है, काफी दिन हो गए लोगों ने इसे सोशल इवेंट में देखा है। क्यों ना हम इनका स्वागत और शानदार तरीके से करें। आखिर ये हमारे राज्य के हीरो जो हैं, चाहे वो अंधकार के बीच हो। सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। एरिया सोचने लगती है, आखिर यह किंग ऐसा कैसे बोल सकता है, ये पता होने के बावजूद कि वैलेंटाइन फैमिली उसे कभी भी मार सकता है। फिर एरिया किंग के सामने अपना इंट्रोडक्शन देती है। किंग उसे बोलता है, तो तुम ड्यूकनेस हो, जिसके बारे में मैंने इतना सुना है। मैंने सुना था कि तुमने एक ही बार में वैलेंटाइन फैमिली का दिल जीत लिया है, और फिर डेस्टिल, दुनिया का सारा पैसा भी तुम्हें वह कीमती पत्थर नहीं दिला सकता जो तुम्हारे कानों पर लटका हुआ है। एरिया बोलती है, तो क्या आपने इसे पहचान लिया? आपका नज़र तो काफी अच्छा है यूर मेजेस्टी। किंग हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ, सभी लोग मुझे यही बोलते हैं। एरिया बोलती है, लेकिन मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना है कि सुअर की नज़र में मोतियों का हार भी कोई काम का नहीं होता। एरिया सोचती है, जो वैलेंटाइन फैमिली की वैल्यू नहीं जानते वह सुअर से कम नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वह इतना समझदार है कि वह समझ पाएगा। लॉयड बोलता है, सुअर, हाँ तुमने सही कहा। किंग बोलता है, तुम दोनों की वफादारी पर संदेह होना मेरा दिल भारी कर देता है। हाल ही में हुए हीरे की घटना से संबंधित है। मैंने तुम दोनों के लिए अलग से डिनर का आयोजन किया है। मुझे यकीन है कि तुम दोनों वहां जरूर पहुंचोगे। एरिया घबरा जाती है और सोचती है, मुझे लगा ही था इसका कोई प्लान है। फिर हम एरिया को एक रूम में देखते हैं। वह एक मैजिकल गोले से विंसेंट और क्लाउड से बात कर रही होती है। क्लाउड उससे पूछता है, मिस एरिया, आप तो बॉल रूम में है ना, तो क्या आप बात कर पा रही है? एरिया उसे बताती है, मैं लॉन्च में हूँ, तो यहाँ सब कुछ ठीक है। क्लाउड उससे पूछता है, तो वहाँ क्या हुआ है? वहाँ विंसेंट क्लाउड को बोल रहा होता है, तुम्हें इसे नीचे नहीं गिराना है, तुम्हें इसे एक बच्चा समझकर पकड़ना है। क्लाउड उसे बोलता है, लेकिन मैंने तो बच्चे भी नहीं पकड़े। विंसेंट बोलता है, तुम्हें बच्चे पकड़ने की क्या जरूरत? मैंने तो बस एक उदाहरण दिया था। एरिया यह देखकर सोच रही होती है, इतने साल बीत गए लेकिन इन दोनों में कभी सुधार नहीं आया। एरिया विंसेंट से पूछती है, क्या तुम्हें एंजेलो फैमिली के लाइब्रेरी में कुछ मिला? विंसेंट उत्सुकता से बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये सब एंशियंट रिकॉर्ड है जो मैंने ढूंढा है। एरिया पूछती है, क्या तुमने उस बॉक्स के बारे में पता लगा लिया? विंसेंट बोलता है, अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं इसके काफी करीब हूँ। विंसेंट एरिया से पूछता है, लेकिन आपने मुझे क्यों बुलाया? मुझे पता है मैं जीनियस हूँ, लेकिन यहाँ और भी मटेरियल है, और एशियंट लैंग्वेज को जानना कोई जोक नहीं है। एरिया बोलती है, मुझे पता है, तुम स्मार्ट हो और मोस्ट टैलेंटेड हो। विंसेंट उसकी बातों से सन्न रह जाता है। वह एरिया से पूछता है, क्या अब मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूँ? एरिया पास्ट के बारे में सोचने लगती है, जब विंसेंट ने उससे यह सवाल किया था। एरिया उसे जवाब देते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल, तुम उस समय भी थे। यह सुनकर विंसेंट बहुत खुश हो जाता है। फिर हम कुछ समय बाद एरिया को देखते हैं, जो सोच रही होती है, मुझे नहीं पता कि आखिर किंग क्या सोच रहा है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि उसकी कोई चाल है। फिर लॉयड उस रूम में आता है। वह एरिया से बोलता है, पार्टी खत्म हुआ, तो क्या हम चल सकते हैं? एरिया लॉयड का हाथ पकड़ती है। लॉयड पूछता है, आखिर तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? एरिया बोलती है, बस मैं यह पकड़ना चाहती थी, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं? लॉयड कुछ नहीं बोल पाता है। फिर हम रॉयल प्लेस में किंग को देखते हैं, जो एरिया और लॉयड का वेलकम कर रहा होता है। किंग उन लोगों से बैठने के लिए बोलता है। एरिया को यह सुनकर आश्चर्य लगने लगता है। फिर अचानक एरिया को वह प्लेस ब्रीडिंग रूम की तरह दिखने लगता है।
उसे यह महसूस होता है कि यह वही प्लेस है जहां उसे कैद करके रखा गया था। किंग उन लोगों से बोलता है, तुम लोग कब तक वहां खड़े रहने वाले हो? एरिया सोच रही होती है, कमरे का वातावरण इतना गंभीर कैसे है? मुझे इस कमरे में घुटन महसूस हो रही है और दर्जनों उपस्थित लोग जो बिना किसी चेहरे के भाव के इधर उधर खड़े हैं, मानो उन्होंने मास्क पहन रखा हो। सब कुछ अलग है। बस मुझे इतना पता है कि यहाँ एक मैजिकल सर्कल है जो किसी भी एनर्जी को बढ़ाता है। मुझे याद है इस रूम का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि वह सिरीन की आवाज के प्रभाव को बढ़ा सके। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वह क्या चाल चलने वाला है। वह लॉयड से टेलीपैथ में बात करते हुए बोलती है, सावधान रहो लॉयड, वह कोई मैजिक का इस्तेमाल करने वाला है। लॉयड बोलता है, मैजिक? एरिया बोलती है, हाँ मैजिक। इस रूम में एक मैजिकल सर्कल बना हुआ है। लॉयड पूछता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? एरिया दूसरी तरफ मुंह करते हुए बोलती है, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगी। एरिया उसे बोलती है, खैर एक बात की काफी अधिक संभावना है कि वह कोई ऐसे जादू का इस्तेमाल करने वाला है जो तुम्हारी मानसिक स्थिति बदल सकता है, क्योंकि यह वैलेंटाइन फैमिली की कमजोरी है। लॉयड मुस्कुराते हुए बोलता है, यह कितना रोमांचक है। एरिया सोचती है, आखिर उसे रोमांचक कैसे लग रहा? लॉयड बोलता है, मुझे नहीं पता कि वह क्या करने वाला है, लेकिन मैं उसे कामयाब होने नहीं दूंगा। लॉयड किंग को बोलता है, मुझे अब चलना चाहिए। किंग उसका कारण पूछता है। लॉयड बोलता है, मुझे मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम्हें देखकर मुझे उल्टी होने लगती है। एरिया सोचती है, आखिर यह इतने डायरेक्ट बात कैसे कर रहा? आखिर वह अभी तक किंग जो है। किंग गुस्से से बोलता है, लॉयड तुमने मेरी बेइज्जती की, अब इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। फिर अचानक वह रूम एक काली धुंध से भर जाती है। चारों तरफ केवल काली धुंध ही होती है। एरिया सोचती है, इस तरह चलता रहा तो मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगी। वह बाकी सर्वेंट को देखती है और सोचती है, उन लोगों में इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? क्या वह सीवर रेट है? किंग एरिया और लॉयड से बोलता है, मैंने तो तुम्हारे लिए डिनर प्रिपेयर किया है, उसे तुमने चखा भी नहीं। लॉयड बोलता है, योर मैजेस्टी, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। मुझे दुख है कि मैं आपके सामने इतनी रूढ़ता से बात कर रहा। किंग बोलता है, इसमें कोई नाराजगी नहीं है। लॉयड किंग को मुस्कुराते हुए बोलता है, योर मैजेस्टी, मैं एक ईमानदार वेसल हूँ। मैं आपको एक ईमानदार राय देने से खुद को रोक नहीं पा रहा, जो आपके लिए काफी वास्तविक हो सकती है। एक वफादार के रूप में मैं आपको एक आखिरी और सच्ची सलाह दे सकता हूँ। क्या आप मुझे अभी जाने देंगे? एरिया लॉयड को बोलती है, लॉयड हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा। सीवर रेट, यह बोलते ही उसकी नज़र एक मेट पे पड़ती है जो एक डरावनी हंसी के साथ एक तलवार निकालती है और अपने गले पर वार करती है। ऐसा करते ही उस मेट का ब्लड उस मैजिकल सर्कल पर पड़ता है जिससे वह चमकने लगता है। वह मेट खून से लथपथ उन लोगों की तरफ आने लगती है। लॉयड एरिया को बचाते हुए अपने तलवार से उस पर वार करता है जिससे पूरा रूम ब्लड से भर जाता है। एरिया उस मेट की तरफ देखती है और सोचती है, आखिर वह इतनी चोट के बावजूद कैसे मूव कर रही है? क्या वह सीवर रेट है? फिर उसे एंजेलो फैमिली के हेड की बात याद आती है और उसे सब कुछ समझ आ जाता है। अगर वह सीवर रेट है तो वह एक बार में नहीं मरेगा। यह बात वह लॉयड को बताने की कोशिश करती है, लेकिन किंग अपने सिपाहियों से बोलता है, इस ड्यूक को जाने मत देना। एरिया सोचती है, तो यह उसका प्लान था, हम लोगों को एक साथ मारने के लिए। इस किंग ने तो सीवर रेट को भी अपने साथ मिला लिया। लेकिन मुझे याद है मेरे पास्ट लाइफ में यह दोनों संबंधित नहीं थे। क्या इसका मतलब मेरा पास्ट चेंज होने लगा? अब वह किंग और सिवर रेड दोनों एक ही साइड हैं। एरिया लॉयड से पूछते हैं, क्या तुमने बैरियर क्रिएट किया? लॉयड उसे बोलता है, हाँ मैंने अपने मैजिक से एक बैरियर क्रिएट किया ताकि तुम्हें चोट ना लगे। फिर लॉयड सिवर रेड के सभी लोगों को मारने लगता है। सिवर रेड का एक आदमी वापस खड़ा होकर बोलता है, क्या तुम मुझे अपने जादू करने का मौका भी नहीं दोगे? एरिया सोचती है, क्या सिवर रेड ने दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर लिया? एरिया बाकी सर्वेंट की तरफ देखती है और सोचती है, तो क्या इन सब लोगों को सिवर रेट के लिए रखा गया है? फिर वह किंग की तरफ देखती है और सोचती है, यह आदमी कितना क्रूअल है। किंग उसे बोलता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने तो कुछ नहीं किया, सिवर रेट ने ही उन सभी नोबल लोगों को मारा है। अगर वह इसी तरह मारता रहा तो कोई भी नहीं बचेगा। एरिया सोचती है, आखिर वह फिर से कौन सी चाल चल रहा? क्या मुझे अभी विनाश का गीत गा देना चाहिए?
एरिया सोचती है। लॉयड उसे रोकते हुए बोलता है, क्या तुम अपने मैजिक को दुनिया के सामने में बताना चाहती हो? एरिया सीवर रेड की तरफ देखती है और सोचती है, अरे मुझे याद आया। सीवर रेड जो एक कारमेरा की तरह लग रहा, न जीवित है न ही मृत। सीरिन की पावर भी उस पर काम नहीं करती और मुझे पता है यह बात सीवर रेड पर भी लागू होती है। एरिया यह सोचने लगती है, उसने सभी नोबल लोगों को मार दिया और अब उसने एक नया शरीर पा लिया है। अगर उसे पता चला कि मैं सीरिन हूँ तो क्या होगा? यह सोचकर एरिया घबरा जाती है। लॉयड सीवर रेड के सामने आकर बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी तलाश है। सही कहा ना? सीवर रेड बोलता है, हाँ बिल्कुल। सीवर रेड बोलता है, तुम एक डिवॉन हो जिसे मैं कब का मार देना चाहता था। लॉयड उसे बोलता है, अफसोस मैं कुछ और ही सोच रहा था, और उसे अपने तलवार से मार देता है। सीवर रेड उस बॉडी को छोड़कर एक दूसरे बॉडी में प्रवेश करता है और सोचता है, यह तो उससे भी अच्छी बॉडी निकली। लॉयड बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। सीवर रेड बोलता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें लॉयड सीवर रेड को बार बार मार रहा होता है, लेकिन सीवर रेड लगातार दूसरी बॉडी चेंज कर रहा होता है। एरिया सोचती है, आखिर उस व्यक्ति को कितना दर्द होता होगा जिसकी बॉडी में वह प्रवेश करता है। लॉयड उसकी तरफ देखकर बोलता है, क्या तुम्हें उन लोगों की चिंता है? लॉयड सीवर रेड से पूछता है, क्या तुम यह लगातार करने वाले हो जब तक सारे लोग मर ना जाए? सीवर रेड हंसते हुए बोलता है, हाँ मैं ये तब तक करूंगा जब तक मैं तुम्हें मार ना दूं। लॉयड उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है। लॉयड एरिया से बोलता है, एरिया चाहे कुछ भी हो जाए तुम कुछ भी नहीं बोलोगी। एरिया बोलती है, क्या? लॉयड बोलता है, मैं गाने की बात कर रहा। लॉयड सीवर रेड से बोलता है, तुम में जितना दम है उतना लगा दो। सीवर रेड बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो और तुम्हें लगता है कि मैं यह नहीं कर सकता? लॉयड बोलता है, अच्छा तो करके बताओ। लॉयड बोलता है, तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया पर कब्जा कर उस पर राज कर सकते हो? क्या तुम भगवान बन सकते हो? तुमने ऐसा दिखावा किया कि यह तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम हमेशा से ही इसके लिए लालची रहे। तो फिर चलो मुझसे मुकाबला करो। एरिया उसकी बातें सुनकर घबरा जाती है और सोचती है, लॉयड आखिर तुम्हारा क्या प्लान है? सीवर रेड बोलता है, तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। वह अपनी एनर्जी एनर्जी लगा देता है लॉयड को रोकने के लिए। सीवर रेड बोलता है, तुम्हें अपने ऊपर ज्यादा गर्व महसूस हो रहा होगा। तुम्हें अपने ऊपर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता ही होगा कि पास्ट के वैलेंटाइन लोगों का क्या हुआ। मेरी तरफ मत देखो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मेरे पास इमोर्टल बॉडी है और कभी भी मर नहीं सकता। यह सब मेरे लिए काफी है और मुझे बच्चे पैदा करने की भी कोई जरूरत नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि यह सबसे अच्छा पावर है? एरिया सोचती है, क्या उसका इरादा है कि वह लॉयड की सारी पावर ले ले और अपने अंदर समा ले? ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वह देखती है कि लॉयड के चारों तरफ काली धुंध जम जाती है। लॉयड उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराने लगता है। सीवर रेड बोलता है, मुझे पता है कि डिमोनिक एनर्जी बहुत ताकतवर होती है और मुझे यह मिल जाए तो मैं दुनिया पर राज कर सकता हूँ। आखिर यह मेरे साथ क्या हो रहा? यह तो मेरा प्लान नहीं था। फिर हम देखते हैं कि सीवर रेड की बॉडी उस धुंध में गायब हो जाती है। किंग बोलता है, यह तो असंभव है। एरिया जल्दी से लॉयड की तरफ भागते हुए जाती है। एरिया लॉयड को देखते ही उसके आंखों में आंसू आ जाता है। लॉयड उसके सामने माफी मांगने लगता है कि उसने अपने पावर का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही कर दिया। वह एरिया से बोलता है, तुम वापस चली जाओ, मुझे किंग के साथ कुछ काम निपटाना है। वह किंग के पास जाने लगता है। किंग डरते हुए बोलता है, तुमने उस रेड को खत्म करके बहुत अच्छा किया, तुम हमारे हीरो हो। लॉयड उसके गले पर तलवार रखते हुए बोलता है, यूर मेजेस्टी, क्या आपको लगा था कि आप इस दुनिया पर राज करेंगे उस सिवर रेड के साथ मिलकर? मुझे लगता है कि मैंने इस दुनिया को बचा ही लिया। आखिर मैं हीरो जो पैदा हुआ था। आपको बस जीवित रहने के लिए कुछ शर्तें पैदा करनी होगी। फिर हम गार्सिया चर्च में वेरोनिका को देखते हैं, जो खिड़की से वैलेंटाइन फैमिली के गाड़ी को गुजरते हुए देख रही होती है। पुजारी उससे बोलता है, तुम बाहर क्या देख रही हो? वेरोनिका बोलती है, ब्रदर ग्रेवियल को बहुत दिन हो गए, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है कि रॉयल प्लेस में क्या हुआ? वेरोनिका बोलती है, क्या हुआ है? पुजारी उसे बताता है कि सीवर रेड वैलेंटाइन की पावर पाना चाहता था। वह कितना बेवकूफ आदमी था, वह उसकी दैवी शक्ति को ऑब्जॉर्व करना चाहता था। आखिर वह सोच भी कैसे सकता है? यह हमारे नेचर के विरुद्ध है। वेरोनिका पूछती है, दैवी शक्ति?
पुजारी उसके बातों को टाल देता है और उसे कुछ नहीं बताता। पुजारी इस बात को सोचने लगता है, मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में और पूछना चाहिए था। कार्मेरा क्रिएचर जो कोई भी एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर सकता है और किसी भी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। भले ही सीवर रेड असफल हो गया हो, लेकिन यह बहुत सार्थक था। वेरोनिका मुस्कुराते हुए सोचती है, तो मैं इसके काफी करीब हूँ। फिर हम कैरेज में लॉयड और एरिया को देखते हैं। लॉयड बोलता है, हमें रात बिताने के लिए कैपिटल जाना होगा। मेरा कुछ महल वहाँ है। एरिया लॉयड की तरफ देख रही होती है और सोचती है, आखिर उसने ऐसा कैसे किया। जब सीवर रेड उसके सामने था तब भी वह कोई इमोशन नहीं दिखा रहा था। वह लॉयड से पूछती है, लॉयड, आखिर सीवर रेड ने तुम्हें क्या कहा? कोई ऐसी बात जिससे तुम्हें चोट लगी? लॉयड बोलता है, चोट लगी? एरिया बोलती है, मैं इमोशन की बात कर रही। लॉयड मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम क्या बोलना चाह रही, मैं समझ नहीं पा रहा। एरिया अपनी बात को टालते हुए बोलती है, मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी। फिर वो लोग एक मेंशन में उतरते हैं। लॉयड एरिया को बताता है, मैं 5 साल तक यहीं रहा हूँ। एरिया हंसते हुए बोलती है, तुम कितने क्यूट बॉय होगे। लॉयड सोचता है, उसने कहा इमोशनल हर्ट। उसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं बाकी की तरह जीवन जी सकता हूँ। मुझे लगा कि मैं एक सुनहरा सपना देख रहा हूँ, लेकिन वह एक नरक था। कोई भी मेरे अंदर को प्यूरिफाई नहीं कर सकता। फिर एरिया लॉयड का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, सब कुछ ठीक है ना? लॉयड सोचने लगता है, मुझे कभी भी यकीन नहीं था जादुई दुनिया में। लॉयड अपने बचपन के दिनों को सोचने लगता है, जब वह 5 साल का था। एक ऐसा बच्चा जिसका कभी किसी ने जन्मदिन नहीं मनाया। उसे एक दिन किताब में सेल्फ सेक्रीफाइस का मंत्र मिलता है। उस दिन से उसका केवल एक ही सपना था, मरने का। उसने सोच लिया था, जब वह वैलेंटाइन फैमिली का ग्रैंड ड्यूक बन जाएगा, तब वह एविल इंटेंट को खत्म करने के लिए अपने आप को खत्म कर देगा। फिर वह वर्तमान में आता है और सोचता है, ग्रैंड ड्यूक की एविल इंटेंट जो मुझ में आने वाली है, जो मैंने 5 साल की उम्र में सेल्फ सेक्रीफाइस का मंत्र पढ़ा, उसे इस्तेमाल करना होगा। भले ही मैंने अपने जन्मदिन को मनाया, लेकिन अंत में मुझे डिस्ट्रॉय होना ही है। और शौक ढूंढने से तो मैं केवल लालची ही बन जाऊंगा। फ्रेंडशिप, फैमिली और लव, ये सब तो इल्यूजन है जो मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे पास वो सब कुछ है, मुझे और लालची नहीं बनना चाहिए। मैं बस इन यादों के साथ जाना चाहता हूँ। यह कहते हुए लॉयड के अंदर से बहुत सारी एविल इंटेंट बाहर निकलने लगती है। लॉयड सोचता है, यह दर्द तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर रहा, इतना ज्यादा तीव्र दर्द। अगर किसी तरह मैं इसे झेल लूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या सब कुछ खत्म हुआ या मैं फेल हो गया? क्या मैंने अपनी एविल इंटेंट काबू कर लिया? मुझे पता है कि मैंने अभी तक इसे हासिल नहीं किया है। फिर वह ध्यान देता है कि पूरे रूम में शांति छाई हुई है। किसी प्रकार का कोई भी आवाज नहीं आ रहा। वह जल्दी से भागते हुए अपने रूम के बाहर जाता है। वह देखता है कि महल में कोई नहीं है। फिर वह भागते हुए एरिया के रूम की तरफ जाता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो किसी तरह दरवाजा खोलता है। वह रूम के अंदर देखता है कि एरिया खून से लथपथ जमीन में पड़ी हुई होती है। लॉयड उसे उठाता है। वह सोचता है, आखिर मैंने क्या कर दिया? मैं अपने एविल पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया। आखिर यह मेरे साथ क्या हो रहा? फिर हम दूसरे सीन में एरिया को उसके रूम में देखते हैं। उसकी आंखें खुलती है। वह अपने फैमिली के हर एक व्यक्ति के बारे में सोच रही होती है। यह एक वीरान जगह है जहाँ कोई मौजूद नहीं है। कुछ भी हो, मैं तो मरने वाली हूँ। मुझे जल्द से जल्द वैलेंटाइन फैमिली के कॉर को खत्म करना होगा। फिर मैं 6 साल बाद मर जाऊंगी। अचानक एरिया को रोने की आवाज सुनाई देती है। वह सोचती है, यह तो लॉयड की आवाज है। फिर वह भागते हुए लॉयड के रूम में जाने लगती है। वह लॉयड को देखती है जो अपने बेड पे रो रहा होता है। एरिया लॉयड से पूछती है, क्या तुमने बुरा सपना देखा? आखिर तुम रो क्यों रहे हो? एरिया सोचती है, लॉयड कभी भी अपना इमोशन शो नहीं करता। आखिर उसे इतना दर्द क्यों हो रहा? एरिया लॉयड को बोलती है, लॉयड, तुम्हें पता है कि मेरी सुनने की शक्ति बिल्कुल एक रैबिट की तरह है। क्या तुमने एक बुरा सपना देखा? एरिया उसके आंसू पोंछने लगती है। लॉयड उसके हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मैं जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। एरिया सोचती है, तो क्या यही रीजन था? मुझे अकेला महसूस हो रहा था।
मैंने हमेशा मरने के बारे में सोचा। मैंने सोचा कि मैं 10 साल बाद यहाँ से चली जाऊंगी। फिर वह लॉयड को बोलती है, मैं भी जीना चाहती हूँ। फिर कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है। एरिया लॉयड से पूछती है, क्या तुमने एक सपना देखा? लॉयड शर्माते हुए बोलता है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। एरिया बोलती है, लेकिन तुम रो क्यों रहे थे? लॉयड शर्माते हुए बोलता है, तुम उसे भूल जाओ। एरिया बोलती है, लेकिन मैं नहीं भूलना चाहती। आखिर तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लॉयड बोलता है, पॉसिबल है कि हम एक दूसरे को ना जानें। एरिया फिर से बोलती है, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? लॉयड उसके बातों का जवाब नहीं देता। लॉयड एरिया को अपने बचपन की बातें बताने लगता है कि वह जब छोटा था तब उसे एक किताब मिला जिसमें सेल्फ सेक्रीफाइस का मंत्र लिखा था। मैंने अपने सपने में देखा कि मैंने उस मंत्र को अपने ऊपर प्रयोग किया है। ऐसा करने से मेरे अंदर की पावर अचानक बाहर निकलने लगी और बस्ट हो गई। मेरे हाथों से वैलेंटाइन के सभी लोग मारे गए और मैंने देखा कि तुम मरने वाली हो। एरिया बोलती है, लेकिन मैं सोच रही हूँ आखिर तुम्हारी पावर बाहर कैसे निकली? लॉयड बोलता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। यह केवल एक अनुमान है। वह लोग उस शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जिसमें एविल इंटेंट भरा हो। मुझे इसके बारे में उतना नहीं पता, लेकिन यही कारण हो सकता है। एरिया लॉयड को पूछती है, क्या तुम मरने की कोशिश कर रहे थे? लॉयड उसे समझाते हुए बोलता है, नहीं, यह मेरे बचपन का प्लान था, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं चाहता। मैं जीना चाहता हूँ। एरिया सोचती है, यही वैलेंटाइन फैमिली की कहानी थी। मुझे उस समय लगा था कि यह फेक है, लेकिन अब पता चला लॉयड ने सच में ऐसा पास्ट में किया था। उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि वह सभी को बचा सके। लेकिन उसकी इंटेंट पावर इतनी बड़ी थी कि उसकी वजह से सभी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लॉयड स्वयं को उन सबका दोषी मानता था, इसलिए उसने सीरिन का गाना सुनना स्टार्ट कर दिया ताकि वह मरे तो यह दुनिया तबाह हो जाए। एरिया यह सब सोच रही होती है। लॉयड उसे आवाज लगा रहा होता है, लेकिन एरिया उसे सुन नहीं पाती है और अचानक रोने लगती है। लॉयड पूछता है, आखिर तुम क्यों रो रही हो? एरिया बोलती है, तुम रो रहे थे इसलिए। लॉयड उसे बोलता है, अगर मैं अपने आप को तबाह करूंगा तब यह दुनिया खत्म हो जाएगी, तो क्यों ना हम इस खत्म होती दुनिया पर साथ में जिए। एरिया उसे गले लगाते हुए बोलती है, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। वह लॉयड को बोलती है, लॉयड, क्या मैं तुम्हारे लिए एक लोरी गाऊं? लॉयड बोलता है, क्या तुम सोच रही हो कि मैं अभी भी एक बच्चा हूँ? एरिया बोलती है, मैंने फादर के लिए भी गाया था, लेकिन मैं समझ सकती हूँ अगर तुम सुनना नहीं चाहते। लॉयड बोलता है, मैंने ऐसा कब कहा? यह कहते हुए वो बेड में लेट जाता है और एरिया को बोलता है, चलो अब सुनाओ। एरिया लॉयड के लिए लोरी गाने लगती है, लेकिन लॉयड सोने के बजाय उसे देख रहा होता है। वह एरिया का हाथ खींचते हुए बोलता है, आखिर तुम क्या चाहती हो कि मैं लोरी से सो जाऊं और तुम जगती रहो? एरिया बोलते हैं, लेकिन मुझे लोरी गाना है। यह लोरी सपनों को दूर करती है। लॉयड बोलता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, बस तुम मेरे साइड हो तो यह काफी है मेरे लिए। फिर हम विलेज में विजार्ड को देखते हैं जिसका नाम हेंस होता है। वह चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है, मैं फ्री हो गया, मेरे मास्टर अब नहीं रहे। फाइनली मैं फ्री हो गया, मेरे मास्टर की मौत हो गई। 4 साल पहले जब मेरी मुलाकात यंग ड्यूक के वाइफ से हुई, तब से मैं पूरी तरह चेंज हो गया। अब मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ। उसके पास एक आदमी आता है। वह उसे बोलता है, क्या तुम काम करना चाहते हो? क्यों ना हम साथ में मिलकर काम करें। हेन सोचता है, आखिर मैं फिर से कहाँ फंस गया। बड़ी मुश्किल से तो उस डेविल से छुटकारा पाया था, अब फिर कौन सा नया मास्टर बन गया है। फिर हम महल में एरिया को देखते हैं। एरिया क्रिस्टल बॉल से विंसेंट से बातें कर रही होती है। विंसेंट पूछता है, सिस्टर इन लो, आपकी आंखों को क्या हुआ? एरिया सोचती है, यह तुम्हारे भाई के वजह से हुआ है। एरिया उसे पूछती है, क्या तुम्हें कोई सबूत मिला? विंसेंट बोलता है, हाँ, मैंने फाइनली सबूत ढूंढ लिया। यह केवल मैंने हाफ डे के अंदर ढूंढा है। विंसेंट उसे एटलांटिस रेंच की भाषा सिखा रहा होता है जो एरिया के सिर से बाहर निकल रही होती है। वह उसे बोलती है, आखिर यह बकवास चीज क्या है? विंसेंट चिल्लाते हुए बोलता है, यह बकवास चीज नहीं है, यह मेरी एक ग्रेट डिस्कवरी है, जरा गौर से सुनो। वह अपनी आवाज से उस म्यूजिक को गा कर बताता है। उसकी आवाज से एरिया और क्लाउड परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं, आखिर इसकी आवाज इतनी भद्दी क्यों है? एरिया उसे बोलती है, जल्दी इसे बंद करो। उधर क्लाउड विंसेंट से बोल रहा होता है,
ऐसा लग रहा है कि मेरे कान पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए हैं। विंसेंट बोलता है, तुम आर्ट का मजाक नहीं उड़ा सकते। एरिया बोलती है, क्या यह सॉन्ग ऑफ हेल है? विंसेंट उसे बोलता है, ये सॉन्ग ऑफ हेल नहीं, सॉन्ग ऑफ होप है। यह सॉन्ग सिरिन की है। एरिया यह सुनकर मुस्कुराने लगती है और सोचती है, मैं केवल उन्हीं सॉन्ग को जानती हूँ जो मेरी मदर ने मेरे सामने गाया। विंसेंट उसे फिर से यह सॉन्ग गाकर सुनाता है। एरिया उसे बोलती है, यह शोरगुल बंद करो, इसकी वजह से मेरे कान फटने लगे हैं। विंसेंट बोलता है, जरा रुको, मैं सीरीन का सॉन्ग फिर से गाता हूँ। विंसेंट बोलता है, आखिर मैं इसे सही से गा क्यों नहीं पा रहा? एरिया सोचती है, लगता है मुझे ही इसे गाना पड़ेगा। वह उस सॉन्ग को गाने की कोशिश करती है। विंसेंट उसकी आवाज सुनकर बोलता है, सिस्टर इन लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एरिया सोचती है, आखिर विंसेंट को क्या हुआ? मुझे लगा कि वो यहाँ आने वाला है, लेकिन मैंने जो मरान और ब्लैक हॉक को भेजा था वह अभी तक वापस नहीं आए। आखिर बाहर क्या चल रहा है? ऐसा कहते हुए वह बाहर दरवाजा खोलती है और देखती है ग्रैंड ड्यूक डुकनेस और वह कलीन जादूगर आया होता है। ग्रैंड ड्यूक एरिया से बोलता है, क्या मैं सुंदर दिख रहा हूँ? एरिया बोलती है, हाँ बिल्कुल। ग्रैंड ड्यूक एरिया से पूछता है, क्या किंग ने तुम्हारे साथ कुछ किया? मुझे बताओ कि तुम्हें कोई चोट थोड़ी लगी। फिर वहाँ लॉयड आता है। वह एरिया को ड्यूक से अलग करते हुए बोलता है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ग्रैंड ड्यूक बोलता है, मुझे बहुत चोट लगी। आखिर तुम अपने कमजोर फादर से ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारी वजह से मेरी कुछ हड्डी भी टूट गई। एरिया लॉयड के ऊपर गुस्सा करने लगती है। लॉयड उसे मनाने की कोशिश करता है और ग्रैंड ड्यूक यह देखकर मुस्कुरा रहा होता है। ग्रैंड ड्यूकनेस एरिया के पास आती है और उसे बोलती है, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। क्या तुम मेरे साथ कुछ समय तक चलना पसंद करोगी? केवल हम दोनों। एरिया उसके साथ खुशी खुशी चली जाती है। एरिया ग्रैंड ड्यूकनेस को बोलती है, आखिर आप यहाँ क्यों आई हैं? ग्रैंड ड्यूकनेस बोलती है, क्या मैं अपनी बच्ची को देखने नहीं आ सकती? फिर एक आवाज आती है जो जादूगर की होती है। वह जादूगर उनसे माफी मांगने लगता है। जादूगर बोलता है, मुझे पहले ही पता था कि ऐसा होगा। जब मैंने सुना कि सीवर रैट रॉयल प्लेस में घुस गया है, वो भी बिना किसी सहायता के अपनी एनर्जी बढ़ाकर और लोगों को मार रहा है, मुझे पता था कि यह होने वाला है। तुम फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकती। ग्रैंड ड्यूकनेस बोलती है, फ्यूचर चेंज? इसका क्या मतलब है? जादूगर उसे बताने वाला होता है। एरिया उसकी तरफ घूर कर देखती है। जादूगर अपनी बात बदल लेता है। ग्रैंड ड्यूकनेस बोलती है, क्या मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूं? क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ मानते हो? तुमने पहले कहा था कि मैं मरने वाली हूँ और मैं जिंदा हूँ। जादूगर बोलता है, बात वो नहीं है, ये वैसे भी होने वाला था, लेकिन हमें नुकसान कम से कम हुआ। ग्रैंड ड्यूकनेस बोलती है, मेरी लाइफ कम नुकसान है। जादूगर एरिया से बोलता है, अंत में तुम्हें भी उसी फ्यूचर का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। पीछे से ग्रैंड ड्यूक जादूगर को बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि मेरी वाइफ मर जाए? जादूगर उसे समझाने की कोशिश करता है, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ग्रैंड ड्यूक बोलता है, तो तुमने ऐसा क्यों कहा? जादूगर बोलता है, मैं तो बस केवल डर गया था। ग्रैंड ड्यूक उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें कल मेरे साथ रॉयल प्लेस आना होगा। जादूगर उसको मना करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंड ड्यूक नहीं मानता। वह लॉयड से पूछता है, आखिर किंग ने क्या कहा? लॉयड बोलता है, मैंने बस उसे धमकाया और उसने कुछ नहीं बोला। ग्रैंड ड्यूक बोलता है, तो फिर क्यों ना हम उसे मार दे? वैसे भी वह एक पपेट की तरह काम करता है। जादूगर बोलता है, आप लोग यह क्या बात कर रहे? किंग भले ही पपेट हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा? ग्रैंड ड्यूक बोलता है, तो क्यों ना हम उसे मार दे और एक नया पपेट बनाएं? आखिर मेरी बेटी को छूने वाले को मैं जिंदा कैसे रख सकता हूँ? एरिया अपने मन में बोलती है, मैं तो तुम्हारी बेटी भी नहीं हूँ और तुम्हारा बेटा 2-3 बार मरने के कगार में था। एरिया लॉयड को चुपके से बोलती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्यों ना हम दूसरी तरफ चले? वह लॉयड को पूछती है, आखिर डेविल की दुर्भावना क्या है? एरिया सोचती है, मैं यह बात इसलिए पूछ रही क्योंकि मुझे पता है वैलेंटाइन फैमिली का रहस्य केवल उनके मेंबर को ही पता है। लॉयड क्यूट चेहरा बनाते हुए उसे मना कर देता है। एरिया फिर से पूछती है, क्या तुम इसके बारे में मुझे नहीं बताओगे? एरिया सोचती है, ठीक है छोड़ो, अगर तुम नहीं बताने वाले। क्या शैतान की शक्ति ने उस कीमीरा को दूषित कर दिया था? तो फिर वैलेंटाइन फैमिली के साथ कोई निशब्द शपथ लेकर उसके रहस्य को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहा?
जिस फैमिली को लोगों ने पहले ही बहिष्कृत कर दिया था। क्या कीमेरा को शुद्ध करने के लिए लॉयड की शक्ति दैवी शक्ति थी? क्या वह वास्तव में दैवी शक्ति है, कोई शैतान की शक्ति नहीं? और सबसे जरूरी बात, आखिर उन्हें शपथ क्यों लेनी पड़ती है? आखिर कौन इसे छुपा रहा है? क्या वह किंग है या गार्सिया या पूरा वर्ल्ड? यह कोई बात हुई कि सब नेशन वैलेंटाइन के खिलाफ खड़े हो गए। ऐसा रहस्य केवल चर्च के पोप को और किंग को पता है। भले ही वैलेंटाइन फैमिली लोगों को कितना भी बचाने की कोशिश करे, लोग उनकी बात पर विश्वास नहीं करते। वह लॉयड से पूछती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है? लॉयड उसे बताता है, चाहे कुछ भी हो जाए, यह हमारी फैमिली में चली आ रही कार्मा बन गया है। एरिया उसे समझाने की कोशिश करती है, चाहे तुम्हारे पूर्वज जो भी हो, लेकिन तुम्हें अपने पर विश्वास करना चाहिए। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। लॉयड उसकी बातों को सुनकर हैरान हो जाता है। एरिया लॉयड का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है। एरिया सोचती है, क्या लॉयड को अभी भी पता नहीं कि उसके अंदर दैवीय शक्ति है, न कि कोई एविल इंटेंट। फिर हम रॉयल प्लेस का सीन देखते हैं। ड्यूक और ग्रैंड ड्यूक दोनों किंग से बोल रहे होते हैं, हम तुम्हें अपने आप को बचाने का मौका देते हैं। पहला, कि तुम किसके हाथ से मरना चाहते हो, मेरे हाथ से या मेरे सन के हाथ से? मैं खुद बोलूँ तो मैं दूसरा ऑप्शन चुनने के लिए बोलूँगा, क्योंकि मेरी शक्ति अब कमजोर होने लगी है। लॉयड बोलता है, हाँ क्यों नहीं, अब मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन गया हूँ। ग्रैंड ड्यूक बोलता है, योर मैजेस्टी, यह आपके ऊपर है, आप किसे चुनना चाहेंगे? फिर हमें किंग के बचपन को दिखाया जाता है, जिसमें किंग के फादर ने उसे मरने से पहले कहा था कि वैलेंटाइन फैमिली के विरुद्ध मत जाना। लेकिन किंग ने अपने फादर के बातों को नजरअंदाज कर दिया और लोगों के सामने यह बात फैला दी कि वैलेंटाइन फैमिली अभी श्राप है। फिर हम देखते हैं ग्रैंड ड्यूक किंग से बोल रहा होता है, भले ही आप मर जाए, लेकिन आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे। किंग डरते हुए बोलता है, रुको रुको, मुझे एक मौका दो। ग्रैंड ड्यूक उस जादूगर को बुलाता है जिसके हाथ में किंग का पपेट होता है। किंग उसे देखकर बोलता है, आखिर यह जादूगर यहाँ क्या कर रहा है? जादूगर बोलता है, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वह ग्रैंड ड्यूक को बोलता है, मैं यह दोबारा नहीं करने वाला। किंग उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। ग्रैंड ड्यूक बोलता है, अगर किसी को इसके बारे में पता चला तब भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यह वैलेंटाइन फैमिली ने किया है। किंग बोलता है, मैंने तुम्हें इस कंट्री का हीरो माना। लॉयड बोलता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। फिर एरिया वहां आती है। वो बोलती है, लेकिन मुझे इससे मतलब है। मैं नहीं चाहती कि वैलेंटाइन फैमिली पर कोई दाग लगे। मैं चाहती हूँ कि हमारा वैलेंटाइन फैमिली हमेशा हीरो बना रहे। ग्रैंड ड्यूक बोलता है, मुझे इसकी परवाह नहीं। एरिया मुस्कुराते हुए बोलती है, किंग, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? किंग बोलता है, क्यों नहीं। लॉयड बोलता है, लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें अकेले कुछ भी नहीं करना है। एरिया उसे बताती है, मैं अपने साथ मरमेड टीयर लेकर चल रही हूँ। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम्हें पता चल जाएगा। लॉयड बोलता है, लेकिन अगर तुम इस इयररिंग को हटाने की कोशिश करो तो क्या होगा? एरिया बोलती है, तुम्हें इतने टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस मेरे ऊपर विश्वास रखो। फिर वहां से सभी लोग चले जाते हैं, केवल किंग और एरिया ही उस रूम में होते हैं। किंग बोलता है, वो लोग पागल हो गए हैं। फाइनली कोई तो है जिससे मैं बात करूंगा। मैं उनके सभी बुरे बर्ताव को भूल चुका। वह एरिया से पूछता है, आखिर तुम क्या बात करना चाहती हो? एरिया उसे पास आकर उसे घूर कर देखने लगती है। किंग सोचता है, यह तो एक छोटी सी बच्ची है। एरिया उसे बोलती है, क्या होगा कि अगर मैं तुम्हारे पैरों को कुचल दूं और तुम्हें एक पिंजरे में बांध दूं? लेकिन मैंने अपना इरादा बदल दिया। किंग उसकी बातों को सुनकर डर जाता है और बोलता है, आखिर तुम क्या बोल रही? एरिया बोलती है, तुम्हें मारना और पपेट बनाना यह बहुत आसान है। किंग अपने सिपाहियों से बोलता है, इस लड़की को पकड़ लो। एरिया उसके सामने अपना गाना शुरू कर देती है। एरिया के गाने से किंग तुरंत मर जाता है। एरिया उसके पास जाकर बोलती है, पास्ट लाइफ में तुम्हारी वजह से मुझे कितना कुछ झेलना पड़ा। तुम्हारी वजह से मुझे वह देखना पड़ा जो मुझे नहीं देखना था। तब मैंने यह सोच लिया कि मैं तुम्हें एक ऐसी मौत दूंगी जो तुम्हें काफी दर्द देगा। जब मैं छोटी थी तब से मेरे फादर ने मुझे बेच दिया था। मुझे पता है कि वह जादूगर चाहता है कि मैं फ्यूचर को ना देखूं, कि फ्यूचर को देखना और भी अधिक खतरनाक हो सकता है। मैं तुम्हें एक ऐसी मौत देना चाहती थी जो असहनीय पीड़ा के साथ हो।
अगर तुम सांस लो तो मैं उस सांस नली को भी हेल में फेंक दूं। लॉयड दरवाजे के बाहर सोच रहा होता है, आखिर उसकी आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या इसका कोई किंग से संबंध है? उसने कहा था कि इस रूम में मैजिकल सर्कल है। फिर अचानक एरिया उस रूम से बाहर निकलती है। उसके कपड़े पूरी तरह खून से लथपथ होते हैं। वह गिरने वाली होती है। लॉयड उसे संभाल लेता है। एरिया बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं हूँ जिसे चोट लगी। लॉयड एरिया को उठाता है और वहां से जाने लगता है। वह जादूगर को बोलता है, तुम सब कुछ संभाल लो। जादूगर बोलता है, माय लॉर्ड, क्या आप सचमुच मुझे यह करने के लिए बोल रहे? लॉयड उसकी तरफ घूर कर देखता है और अगले ही पल वह जादूगर शांत हो जाता है। फिर हम एरिया को उसके रूम में देखते हैं। उसके पास विंसेंट बैठा होता है जो उसे घूर रहा होता है। एरिया पूछती है, आखिर तुम बोल क्यों नहीं रहे? विंसेंट बोलता है, वो आप है जो नहीं बोल रही। एरिया बोलती है, मुझे नहीं पता कि मुझे अपना दुख कैसे व्यक्त करना चाहिए भी या नहीं, या फिर सबसे जरूरी स्थिति में निपटे। शायद यह बाद वाला विकल्प है। विंसेंट चिल्लाते हुए बोलता है, आप इसे अपने लिए फायदेमंद बना रहे हैं। यह पहला वाला होना चाहिए था। एरिया बोलती है, लेकिन तुमने कहा था कि यह बहुत जरूरी है। एरिया बोलती है, चलो छोड़ो, ऐसा मुझे लगता है कि तुम्हारे सॉन्ग में कुछ गड़बड़ी है। विंसेंट बोलता है, मुझे नहीं लगता। एरिया उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, ठीक है, अब माफ भी कर दो, मैं गलत थी, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना था। विंसेंट बोलता है, आपको लगता है कि मैं आपको इतनी आसानी से माफ कर दूंगा? एरिया विंसेंट को उस मोती को बताती है और बोलती है, यह अटलांटिस का मैप है। विंसेंट पूछता है, क्या आप इस बार मोती लेकर आई हैं? एरिया बताती है, नहीं, मैंने केवल एक ही बार सपना देखा है। विंसेंट बोलता है, तो मुझे अपने सपनों के बारे में बताएं। एरिया बताती है कि जब मैं सो रही थी तब यह मैप मेरे हाथ में था। मैं अचानक अटलांटिस के से में पहुंच गई। वहां मुझे वह बॉक्स मिला। विंसेंट कुछ सोचता है और बोलता है, तो ठीक है, यह मैजिकल बॉक्स है। विंसेंट बोलता है, हम इसे सॉन्ग ऑफ ड्रॉन बोल सकते हैं, एक सीरिन के लिए अपने घर की तलाश। एरिया बोलती है, मुझे इसके बारे में बताओ। विंसेंट बोलता है, अटलांटिस को ऐसा डिजाइन किया गया है कि उसमें कोई नहीं घुस सकता, केवल सीरिन ही घुस सकते हैं, वो भी अपने सॉन्ग के जरिए। तो केवल वहां सीरिन जा सकते हैं, मैं नहीं। एरिया बोलती है, क्या तुमने कहा वह सही है? विंसेंट बोलता है, मुझे उतना पता नहीं, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ सबूत मिले हैं। जो आपने उस सपने में देखा वह एक इल्यूशन है। तो मैं आपके पास आना चाहता था जब आपने वह गाना गाया। हमें अटलांटिस जाने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। एरिया बोलते हैं, हाँ, क्योंकि वह अंडर वाटर है। एरिया पूछती है, तुम्हें वह सबूत कहाँ से मिले? विंसेंट बोलता है, मैं जीनियस जो हूँ। एरिया बोलती है, तो तुम मेरे लिए उस आदमी को ढूंढो जिसने मुझे यह मोती बेची थी। विंसेंट बोलता है, लेकिन वह आदमी तो पागल है। एरिया बोलती है, लेकिन मुझे उसके बारे में जानना है, आखिर वह सच बोल रहा था या झूठ। फिर हम रॉयल पैलेस में किंग को देखते हैं, जिसे होश आ जाता है। वह हैरानी से अपने बेड से उठता है। सर्वेंट उसे बताते हैं, यूर मैजेस्टी, आप वैलेंटाइन फैमिली से मिलने के बाद सो गए थे। आपको कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन मुझे इसकी चिंता थी। किंग सोचता है, क्या मैं ये सपना देख रहा था? किंग अपने सर्वेंट से बोलता है, कितना दिन हो गया? सर्वेंट उसे बताता है, 2 दिन। किंग सोचता है, मैंने उस लड़की को लास्ट बार देखा था, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। किंग के रूप में एक सर्वेंट आता है। किंग उसे देखकर डर जाता है और बोलता है, तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे पहुंचे? और उस सर्वेंट को मार देता है। किंग हंसते हुए बोलता है, मैं इस दुनिया का ग्रेट किंग हूँ। मैंने वैलेंटाइन से प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें हीरो की उपाधि दूंगा। फिर किंग अपने सर्वेंट को बुलाता है और बोलता है, उपाधि प्रदान करने का समारोह तैयार करो। किंग सोचता है, इस बार मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबको मार कर रहूंगा। फिर हम उपाधि समारोह में देखते हैं, किंग सबके सामने अपनी स्पीच पढ़ रहा होता है। वह बोलता है, वैलेंटाइन जो हमारे हीरो हैं, जिसने हमें बचाया। लॉयड उसकी इन हरकतों से हैरान हो जाता है। किंग उसे एक मेडल प्रदान करता है। एरिया यह देखकर ग्रैंड ड्यूक को बोलती है, फादर, आपको भी इसके लिए मेडल मिलना चाहिए था। ग्रैंड ड्यूक उसे सहलाते हुए बोलता है, तुम कितनी दयालु हो। फिर हम देखते हैं कि विंसेंट एक चमकते हुए मोती पकड़े हुए बोलता है, सिस्टर इन लो, मैं आपको यह दिखाना चाहता था, ऐसा लग रहा कि यह डिमॉन द्वारा बनाया गया है। लॉयड उसके हाथों से वह मोती छीनकर तोड़ देता है। विंसेंट लॉयड को बोलता है, ब्रदर,
आपको पता है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता था। अगर आप इसे मैजिक टावर से भी गिराए पर भी यह नहीं टूटेगा। विंसेंट उसे देखकर मेरा मोती करके रोने लगता है। एरियल लॉयड को बोलती है, आखिर तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? लॉयड बोलता है, कुछ भी तो नहीं। एरिया सोचती है, मैं तुम्हें उस ऊंचाई पर देखना चाहती हूँ जहाँ वैलेंटाइन फैमिली को एक डेविल की तरह न समझा जाए। भले ही वैलेंटाइन फैमिली को हीरो का दर्जा मिला, लेकिन इससे कुछ चेंज नहीं हो जाता, क्योंकि सब लोग अभी भी वैलेंटाइन फैमिली से डरते हैं और उसे एक डेविल मानते हैं। फिर एरिया की नज़र सेंट वेरोनिका पर पड़ती है। सेंट वेरोनिका एरिया को देखकर उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे बोलती है, क्या तुम यंग ड्रूक की वाइफ हो? मेरा नाइट आपका बहुत आभारी है। मैं हमेशा से ही आपसे मिलना चाहती थी। एरिया सोचती है, क्या उसने कहा मेरा नाइट? मतलब क्या मुझे वह कंट्रोल करना चाहती है? एरिया उसको मुस्कुराते हुए जवाब देती है, क्या तुम ग्रेबियल की बात कर रही थी? मैं भी तुमसे काफी समय से मिलना चाहती थी। तुम्हारा नाइट बहुत ही लॉयल पर्सन है। शुक्रिया, तुमने उस नाइट को हमारे यहाँ भेजा। सेंट वेरोनिका बोलती है, ग्रेबियल? एरिया बोलते हैं, हाँ, मैं ग्रेबियल की ही बात कर रही हूँ। सेंट वेरोनिका उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, सच में आप बहुत ही दयालु हैं। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी सुंदर हैं। मैंने पहली बार आपको देखा था तो मुझे लगा था कि मेरी सिस्टर मिल गई है। मुझे यकीन है कि मेरे नाइट को भी आपके साथ अच्छा लग रहा होगा। एरिया मुस्कुराते हुए बोलती है, कृपया ऐसा ना बोले। मुझे तो ग्रेवियल को धन्यवाद करना चाहिए। उसकी वजह से मुझे मन की शांति मिली। लॉयड पीछे से बोल रहा होता है, मन की शांति? एरिया आगे बोलती है, वह हर दिन मेरे लिए प्रार्थना करता है। बेशक आपके साथ रहना ग्रेवियल के लिए कई अधिक सगुनदायक होगा। सेंट वेरोनिका बोलती है, तो ऐसा क्या? एरिया बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने बहुत लंबा समय बिताया होगा। सेंट वेरोनिका बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, हम इतने भी नजदीक नहीं हैं। सेंट वेरोनिका सोचती है, नोबल जब किसी चीज को हटाना चाहते हैं तब वह ऐसी ही प्यारी बातें करते हैं। एरिया सोचती है, ग्रेवियल के बिना वेरोनिका दैवी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। अगर ग्रेवियल उसका साथ नहीं देगा तो वह दैवी शक्ति पाने के लिए दूसरा उपाय कर सकती है। वेरोनिका एरिया से बोलती है, अदर सेंट के मुकाबले मेरे पास उतनी दैवी शक्ति नहीं है, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे नहीं पता कि उसने आपसे क्या कहा, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मुझे किसी और की जरूरत नहीं अपने दैवी शक्ति को बढ़ाने के लिए। एरिया उसकी बातों को सुनकर हैरान हो जाती है और सोचती है, उसे कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ। एरिया डर कर अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है। लॉयड वेरोनिका को बोलता है, तुम क्या कर रही हो? वेरोनिका बोलती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर वेरोनिका के पास पुजारी आता है और उसे बोलता है, चलो यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वेरोनिका उनसे विदा लेते हुए बोलती है, हम फिर मिलेंगे, मुझे माफ कीजिए। लॉयड एरिया को पूछता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ? एरिया सोचती है, मुझे भी इसके बारे में पता नहीं। लॉयड बोलता है, क्या सब कुछ ठीक है? एरिया बोलती है, हाँ सब कुछ ठीक है। फिर हम एरिया को दूसरे दिन वैलेंटाइन महल में देखते हैं। क्लाउड उसे बोलता है, मिस आपने कहा था कि जो मोती बेचने वाले आदमी के बारे में पता लगाने के लिए। एरिया बोलते हैं, हाँ सही कहा, क्या उसका नाम टेंट है? क्लाउड बोलता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। एरिया पूछती है, क्या वह गायब है? क्लाउड बोलता है, मुझे नहीं लगता वह गायब है, वह भाग गया होगा। एरिया बोलती है, लेकिन उसके बच्चे और वाइफ थी ना? क्लाउड उसे बताता है, उसने उन लोगों को छोड़ दिया बिना अपने कर्ज झुकाए। एरिया बोलती है, क्या तुम सही बोल रहे? क्लाउड बोलता है, हाँ मैंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया है। एरिया सोचती है, क्या वह आदमी झूठ बोल रहा था? क्या यह सब लॉर्ड ने किया है? क्लाउड सोचता है, आखिर लॉर्ड कौन है? एरिया सोचते हैं, मुझे क्लाउड को अकेले नहीं भेजना चाहिए। क्लाउड विंसेंट के पास जाता है। विंसेंट उसे बोलता है, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? क्लाउड बोलता है, मैंने अपने बालों की स्टाइल चेंज कर दी। विंसेंट बोलता है, तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों लग रहे? क्लाउड बोलता है, क्या मैं हैंडसम लग रहा? विंसेंट मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल हैंडसम लग रहे हैं ना। क्लाउड बोलता है, मेरी तारीफ करने के लिए शुक्रिया। एरिया विंसेंट के पैरों पर मारते हुए बोलती है, अब बस भी करो। विंसेंट एरिया को बोलता है, मैंने अपने रिसर्च में नई उपलब्धियां हासिल की है। मैंने अटलांटिस के बारे में पता लगाया है, लेकिन मुझे उस आदमी के बारे में कुछ नहीं मिला। एरिया बोलते हैं, तो ठीक है, बताओ लॉर्ड कौन है? विंसेंट बोलता है,
विस्काउंट ओनिल। क्लाउड बोलता है, मुझे भी उसके बारे में नहीं पता। वह चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे यह पता लगाना होगा। विंसेंट और एरिया सोचते हैं, क्या यह सच में पागल है? विंसेंट बोलता है, मुझे एक सूत्रों से पता चला है, उसकी फैमिली स्लेव बेचने का काम करती है। एरिया बोलते हैं, क्या और कब से? क्लाउड बताता है, एक हफ्ते पहले। मैंने सुना है स्लेव को कुछ एजुकेशन दिया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें बेच दिया जाता है। वे उन लोगों को ब्यूरेटो किंगडम भेज देते हैं। एरिया सोचती है, अगर अंडरहिल स्लेव को बेचता है तो वह बहुत बड़े पैमाने पर काम करता होगा। ब्यूरोटो किंगडम के अधिकार क्षेत्र में दुनिया भर में उसका ठिकाना है। मैं उन्हें सीधे चैलेंज नहीं दे सकती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्यूरोटो गार्डसिला के बहुत नजदीक है। पिन्नेटा से वहां तक पहुंचने के लिए नाव से यात्रा करनी पड़ेगी। इससे समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इतना बड़ा नुकसान कौन उठा पाएगा? क्लाउड बताता है, मैंने सुना है कि ब्यूरोटो में काफी संख्या में स्लेव इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं। एरिया बोलती है, बड़े पैमाने पर हम इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। विंसेंट बोलता है, यह सब सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा यह काम विस्काउंट ओनिल ने किया है। आखिर वह एक व्यापारी जो है, मुझे लगता है कि वह कहीं न कहीं से कर्ज चुकाने के लिए यह व्यापार शुरू किया होगा। वह अपना कर्ज चुकाना नहीं चाहता और मोती के भुगतान को झुकाना चाहता था। ऐसा लग रहा है कि उसने यह धोखाधड़ी की है। ऐसा लग रहा है कि उस टेंट की हत्या विस्काउंट ओनिल ने ही किया है। एरिया बोलती है, मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकती। मुझे लग रहा कि वह नहीं मरा। यह कितना अजीब है, वह कर्ज में डूब गया और अटलांटिस के बारे में ऐसी बेतुकी की बातें करने लगा। मैं उसे शायद मौका देने का नाटक करूं और थोड़ा बहुत उसके साथ मजाक करूं, तो शायद वह असलियत बताने के लिए राजी हो जाएगा। एरिया पूछती है, क्या वह आसपास रहता है? क्लाउड बताता है, मैं वास्तव में उसके जगह के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन जादूगर वैलेंटाइन महल में आया है, तो हम सीधा उसके पास जा सकते हैं। एरिया वहां से जादूगर के पास जाने लगती है। उसे विंसेंट रोकते हुए बोलता है, सिस्टर इन लॉ, रुक जाइए। एरिया गुस्से से बोलती है, मुझे मत रोको। विंसेंट बोलता है, आप उसके पास नहीं जा सकती। अगर आपको जाना है तो आपको किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर हम एरिया को लॉयड के सामने देखते हैं। एरिया बोलती है, अपने शरीर का ख्याल रखो। क्या तुम यही बोलना चाहते हो? विंसेंट बोलता है, यह किस प्रकार की तुलना है ब्रदर, आपके स्ट्रॉन्ग बॉडी और सिस्टर इन लॉ की वीक बॉडी। एरिया बोलती है, आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉडी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। लॉयड बोलता है, तब तो वीक बॉडी वाले को संघर्ष नहीं करना चाहिए। एरिया सोचती है, क्या मुझे कोई भी जाने नहीं देगा, चाहे मैं ग्रैंड ड्यूक और ड्यूकनेस को बोलूं, वे मेरे बारे में और भी चिंतित हो जाएंगे। एरिया सोचते है, क्या मुझे यह चुपके से काम करना होगा? एरिया सोचती है, मुझे अब इसके बारे में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। मुझे वैलेंटाइन श्राप को खत्म करने के साथ साथ अपने बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, क्योंकि अटलांटिस में और भी सीरीन होंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं खुद को सुधार सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे सॉन्ग किन किन लोगों पर काम करेंगे, लेकिन मैं विंसेंट को इसके बारे में खोजने के लिए बोल सकती हूँ। मैजिक, दैवी शक्ति सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर सीरीन की पावर से मेरी बॉडी पूरी तरह ठीक हो जाए, तब शायद मैं और लॉयड अपना जीवन अच्छी तरह बिता पाएंगे। एरियल लॉयड से बोलती है, क्या मैं जा सकती हूँ? लॉयड बोलता है, आखिर तुम मेरा सुनने कहाँ वाली हो? एरिया बोलती है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? लॉयड बोलता है, ठीक है। विंसेंट यह देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या आप दोनों सच में जाना चाहते हो? विंसेंट बोलता है, ब्लैक हॉक को अभी कुछ ही दिन हुआ है। विंसेंट बोलता है, सिस्टर इन लॉ के आदेश की वजह से अब महल में केवल कुछ ही ब्लैक हॉक बचे हैं। क्या आप खुद को कुर्बान करने की तैयारी कर रहे? आखिर इतने झंझट में क्यों पड़ना है? एरिया बोलती है, ब्लैक हॉक को जानकारी देना कबीले को आग्रह करना है। मैं छुप कर इसके बारे में जानना चाहती हूँ। अगर सर क्लाउड चाहे तो वो भी मेरे साथ आ सकते हैं। एक के मुकाबले 100। विंसेंट बोलता है, मुझे उसके बालों की चिंता है। एरिया पूछती है, सर क्लाउड, क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं? क्लाउड बोलता है, लेकिन आप इससे केवल परेशान होंगे। विंसेंट बोलता है, मैं बोझ नहीं बनना चाहता। मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। क्लाउड बोलता है, उसे देखो कितना कमजोर है, उसे इतने यंग एज में ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। विंसेंट बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने कमजोर शरीर में भी दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ।
ठीक है, अब प्लान बताओ। एरिया बोलती है, प्लान ये है कि मैं अपने पावर से सबको सॉल्व करूंगी। यह सुनते ही लॉयड, विंसेंट और क्लाउड शॉक में पड़ जाते हैं। क्लाउड बोलता है, मिस क्या आप सच बोल रही? मैंने इतना भयानक प्लान कभी नहीं सुना। लॉयड बोलता है, रैबिट क्या तुम इसी तरह हमेशा सॉल्व करती हो? फिर लॉयड बोलता है, ठीक है हम एरिया के प्लान पर चलते हैं। विंसेंट बोलता है, ब्रदर क्या तुम मजाक कर रहे हो? लॉयड बोलता है, दासों की बिक्री की बात को 1 सप्ताह बीत चुके हैं। वह जहाज समुद्र के बीच होगा। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो तुम रुक सकते हो। मैं उस कार्लिंग जादूगर से ट्रांसपोर्टिंग स्पील इस्तेमाल करने को बोलूंगा। विंसेंट बोलता है, तो क्या हम इस तरह जाने वाले हैं? फिर हम देखते हैं जादूगर कार्लिंग उन सबको ओनिल क्रिस्टल माउंटेन के पास टेलीपोर्ट करके भेज देता है। एरिया बोलती है, हमें उस क्रिस्टल के पास जाना होगा। सब लोग चलना शुरू करते हैं। लॉयड एरिया को अपने हाथ में उठा लेता है। विंसेंट बोलता है, क्या हमें पैदल चलना होगा? क्लाउड बोलता है, क्या मैं आपको अपने पीछे उठा लूं? विंसेंट बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं खुद भी चल सकता हूँ। फिर हम क्रिस्टल के बाहर सिपाहियों को देखते हैं जो उनका रास्ता रोक रहे होते हैं। लॉयड उनसे मुकाबला कर उनको हरा देता है। फिर वो लोग अंदर घुस जाते हैं। लॉयड एक सिपाही को पूछता है, आखिर लॉर्ड का रूम कहाँ है? जल्दी बताओ। सिपाही डरते हुए बोलता है, मैं आपको नहीं बता सकता। लॉयड गुस्से से बोलता है, इससे पहले कि तुम मुझे बता दो, नहीं तो तुम दोबारा अपना मुंह खोल नहीं पाओगे। एरिया बोलती है, लॉयड रुको, मुझे सामने वाली इमारत के दीवार पर लगी लोहे की जाली के पार ट्रेन के चीखे सुनाई दे रही है। लॉयड बोलता है, क्या उस बिल्डिंग के उस पार? लॉयड बोलता है, लेकिन हमने लॉर्ड का मुकाबला नहीं किया। एरिया उसे बताती है, हमें इस ओर चलना है। उन्हें दीवार के उस पार एक छोटी सी जाली दिखती है जिसमें से टेंट की आवाज आ रही होती है। एरिया उस जाली से टेंट को आवाज लगाती है। टेंट बोलता है, क्या कोई मुझे बचाने आया है? एरिया लॉयड को बोलती है, क्या तुम इस जाली को हटा सकते हो? मैं ही अकेले हूँ जो इस होल से जा सकती हूँ। लॉयड बोलता है, क्यों ना हम दरवाजे को ही तोड़ दे। एरिया बोलती है, उसके लिए ज्यादा टाइम और गार्ड लगेंगे। क्लाउड और विंसेंट लॉयड के पीछे से फुसफुसाने लगते हैं। आखिर वह कैसे उससे हार गया? एरिया बोलती है, चिंता मत करो, मैं अपने आप को चोट नहीं पहुंचाऊंगी। लॉयड बोलता है, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन अगर कोई समस्या हो तो जरूर बताना। फिर हम एरिया को देखते हैं जो उस होल से छलांग लगाकर सीधा टेंट के जेल में पहुंच जाती है। वह टेंट के ऊपर गिरती है और टेंट को आवाज लगा रही होती है। वह देखती है कि टेंट उसके पैरों के नीचे है। एरिया उससे माफी मांगती है और बोलती है, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। टेंट बोलता है, मुझे पता ही था, कोई ना कोई मुझे बचाने आ ही जाएगा। एरिया बोलती है, ठीक है मैं तुम्हें इस जाल से बाहर निकालूंगी। तुम्हें बस इतना करना है, हंगामा खड़ा करो ताकि सब गार्ड यहाँ आ जाए। टेंट उसकी बातों को समझ नहीं पाता है और बोलता है, क्या आप फिर से बोल सकती हैं? एरिया बोलती है, चलो छोड़ो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी फैमिली डेंजर में है। टेंट ये सुनते ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सब गार्ड वहां आ जाते हैं। गार्ड एरिया को देखकर बोलते हैं, आखिर तुम यहाँ कैसे पहुंची? फिर एरिया अपने गाने से उस गार्ड को अपने काबू में कर लेती है और वहां से बाहर निकल जाती है। उसके बाहर आते ही लॉयड बोलता है, क्या तुम्हें कोई चोट लगी? टेंट रोते हुए उन लोगों के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, मेरी फैमिली उस जहाज में है। विंसेंट बोलता है, तब तो सभी स्लेव सुरक्षित होंगे जब तक वह अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच जाते। एरिया बोलते हैं, ठीक है तो हमारा अगला प्लान उस जहाज पे जाना है। चलो अब हम उस स्लेव को बचाते हैं। फिर हम ब्यूरोटो किंगडम में हेंस को देखते हैं। वह उन स्लेव को देखकर कह रहा होता है, लोग कहते हैं कि सेक्रीफाइस आने वाली पीढ़ी के लिए वरदान है, लेकिन जहाँ भी देखो केवल काऊ ही नजर आ रहे हैं। आखिर हुआ क्या है? लोग स्लेव को ह्यूमन की तरह क्यों नहीं समझते? इससे अच्छा तो सीवर रेट ही अच्छा था, क्योंकि किसी न किसी तरह उसे लगता है कि वह सही कर रहा है। हेंस के पास प्यूरोटो का एक आदमी आता है और बोलता है, आखिर तुम इधर उधर क्या झांक रहे हो? हेंस बोलता है, नहीं नहीं मुझे तो कुछ हवा खानी थी। वह आदमी बोलता है, मुझे उम्मीद है कि तुम हमें धोखा नहीं दोगे, क्योंकि यहाँ हर लोगों पर निगरानी रखी जाती है। अगर कुछ उल्टा हुआ तो इसका भुगतान करना पड़ेगा। हेंस बोलता है, तो ठीक है मैं लैब में वापस चला जाता हूँ। वह आदमी बोलता है, उससे पहले मास्टर ने मुझे कहा है तुमसे सीवर रेट के बारे में कुछ जानकारी पूछना। मैंने सुना है कि रेट 4 साल से असफल रहा, तो उसने किमेरा को कैसे हासिल किया?
हिंस बोलता है, वेल मैंने 1 साल के अंदर कीमेरा को बनाया। वह आदमी हिंस को शाबाशी देते हुए बोलता है, यह तो बहुत अच्छा है। क्या कीमेरा में कोई स्पेशल टाइप की एनर्जी होती है? हिंस बोलता है, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? वह आदमी बोलता है, मैं एनर्जी ऑब्जॉर्व करने के बारे में बोल रहा। हिंस बोलता है, बेशक यह संभव है, लेकिन यह बहुत कम मात्रा में होता है और मुझे यकीन नहीं है कि मैं एक ही सोर्स से यह एनर्जी बना पाऊंगा। वह आदमी बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मास्टर ने बोला है कि अगर तुम कीमेरा फिर से बना दोगे जो केवल एक ही तरह की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, जो लोगों को एक पपेट बना दे। फिर हम एरिया को जहाज में देखते हैं। लॉयड उसके पास आता है और बोलता है, क्या तुम संतुष्ट हो? तुम ओशियन देखना चाहती थी ना? एरिया बोलती है, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? लॉयड बोलता है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। मुझे पता है कि तुम्हें ट्रैवल करना पसंद है। एरिया सोचती है, तो क्या वह इसलिए मेरे साथ आया? हम उन स्लेव को बचाएंगे और साथ में ट्रैवल भी करेंगे। लॉयड बोलता है, मुझे प्यास लग रही है। एरिया उसे पानी का बॉटल देती है। लॉयड सोचता है, आखिर मुझे हुआ क्या है? फिर हम विंसेंट को देखते हैं, जिसकी हालत जहाज में खराब हो रही थी। क्लाउड उसे बोलता है, आखिर तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? विंसेंट उसे बोलता है, तुम यहाँ से चले जाओ। विंसेंट सोचता है, आखिर मुझे से सिकनेस कैसे हो गया? मैंने सुना है कि मीठा खाने से सिकनेस गायब हो जाता है। एरिया विंसेंट को एक कैंडी खिलाती है और उसे बोलती है, तुम बहुत थक गए हो, इसलिए सो जाओ। विंसेंट बोलता है, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं सो सकता। एरिया बोलते हैं, तो क्या मैं तुम्हारे लिए पिलो बनाऊं? एरिया के पीछे खड़े लॉयड यह बात सुनते ही जलने लगता है। लॉयड अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, मैं भी थक गया हूँ। काश कोई होता जो मेरे लिए भी पिलो बनाता। लॉयड को देखकर एरिया और विंसेंट शॉक में पड़ जाते हैं। विंसेंट बोलता है, झूठ मत बोलो, केवल मुझे ही से सिकनेस है। एरिया लॉयड को बोलती है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। क्या तुम्हारा पेट खराब है? लॉयड बोलता है, नहीं, मैं बस सोना चाहता हूँ। फिर वहाँ जहाज का कैप्टन आ जाता है और बोलता है, हमारे पास से सिकनेस की दवाई है, क्यों ना आप इसे ट्राई करें। वह एक दवाई विंसेंट और एक दवाई लॉयड को देता है। लॉयड उस दवाई को फेंकते हुए बोलता है, देखो तो मेरे हाथों में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। क्या यह से सिकनेस की वजह से हो रहा है? एरिया चिंतित होते हुए बोलती है, लॉयड तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? एरिया कैप्टन से बोलती है, क्या तुम्हारे पास कोई और दवाई है? लॉयड कैप्टन को घूरने लगता है। कैप्टन डरते हुए बोलता है, नहीं नहीं, यह केवल हमारी एकमात्र दवाई थी। एरिया बोलती है, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। लॉयड तुम सो जाओ। विंसेंट और क्लाउड लॉयड को देखकर घूरने लगते हैं। एरिया बोलती है, तुम्हें कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, मैं अपने सॉन्ग से तुम्हारे मॉर्निंग सिकनेस को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। लॉयड बोलता है, लेकिन तुम्हारी आवाज बाहर तक चली जाएगी। एरिया बोलती है, तो ठीक है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं? लॉयड बोलता है, मुझे भूख नहीं है। एरिया लॉयड को बोलती है, लॉयड क्यों ना तुम यहाँ लेटने की कोशिश करो। लॉयड यह सुनते ही तुरंत लेट जाता है। एरिया बोलती है, क्या मैं तुम्हारे लिए लोरी गाऊं? फिर एरिया लॉयड के लिए लोरी गाने लगती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।